Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Sayyid Zahid Ali and I am your biology teacher. Students, आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स. सो ओस्मोरेगुलेशन, इससे पहले जो ओस्मोरेगुलेशन हमने प्लांट्स में डिस्कस किया था, नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स. ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू प्लांट्स. उसकी रीज़न क्या है कि प्लांट्स जो है वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है. दूसरा पॉइंट कि प्लांट्स के बाहर, प्लांट के सेल के बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेल लाइसिस से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता. एनिमल सेल में एज यू नो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इनके अंदर ओस्मोरेगुलेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा पॉइंट एक और डिफरेंट स्टूडेंट कि हमने जैसे ओस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था कि हम उनको हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जिस इन्वायरमेंट में प्लांट्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने क्लासिफाई किया था. यहाँ पर हम एनिमल्स के अंदर उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं एनिमल्स को, बल्कि ओस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं. तो ओस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम दो तरह के एनिमल्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओस्मोरेगुलेशन. एक वो है ओस्मो कन्फॉर्मर और दूसरे हैं ओस्मो रेगुलेटर्स. ये क्या होते हैं आगे चल के अभी हम डिस्कस करते हैं. उसके बाद हमने ये पढ़ना है कि ये जो डिफरेंट इन्वायरमेंट है, मेरीन इन्वायरमेंट है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है, इनमें जो एनिमल्स रहते हैं वो कौन कौन से हैं. वो ओस्मो कन्फॉर्मर भी हो सकते हैं, वो ओस्मो रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, और अगर ओस्मो रेगुलेटर्स हैं तो उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, ये आज के टॉपिक में हम सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पर इन डिटेल. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर ओस्मो कन्फॉर्मर एंड ओस्मो रेगुलेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मो कन्फॉर्मर एंड ओस्मो रेगुलेटर. कन्फॉर्मर, ओस्मो लिटरल मीनिंग अगर हम देखें, ओस्मो मीन सॉल्ट, ओस्मो मीन वाटर, ओस्मो मीन वाटर एंड कन्फॉर्मर का उर्दू में अगर हम लफ्जी मतलब इसका देखें तो ओस्मो कन्फॉर्मर या कन्फॉर्मर का मतलब होता है मुताबिकत होना, मुताबिक होना. इसका मतलब ये है कि ये वो एनिमल्स हैं, ओस्मो कन्फॉर्मर्स ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनका बॉडी फ्लूइड इनकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट के मुताबिक सेम होता है, मीन आइसोटोनिक होगा. ओके स्टूडेंट. एंड ओस्मो रेगुलेटर्स, उनके नाम से पता चल रहा है कि इनका बॉडी फ्लूइड क्योंकि इनकी इन्वायरमेंट के से डिफरेंट होगा, इसलिए इनको ओस्मो रेगुलेशन करना पड़ेगी. ठीक है, ये अब हम डेफिनेशन में देखते हैं. यही पॉइंट्स यहां पर मैंने बताए हैं. एनिमल्स, ओस्मो कन्फॉर्मर कौन से एनिमल्स हैं? विच डू नॉट रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट देयर बॉडी फ्लूइड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट. ओके स्टूडेंट, ये वो एनिमल्स हैं कि जिनको अपने बॉडी फ्लूइड को अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इनको कहेंगे ओस्मो कन्फॉर्मर. अब क्वेश्चन ये आता है कि इनको अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत क्यों नहीं होती. उसकी रीजन ये है, दे कीप देयर इंटरनल इन्वायरमेंट और बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और आप जानते हैं कि आइसोटोनिक का मतलब क्या है? ऐसा बॉडी फ्लूइड या ऐसा लिक्विड कि जिसमें इंटरनल बॉडी के अंदर एक ऐसा लिक्विड जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेम हो, उसमें वाटर एंड सॉल्ट लेवल सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक इन्वायरमेंट या आइसोटोनिक बॉडी फ्लूइड. ओके स्टूडेंट, तो अगेन मैं ये पॉइंट रिवाइज करता हूं कि ये वो एनिमल्स हैं कि जिनका बॉडी फ्लूइड अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक होता है. तो अगर इनका बॉडी फ्लूइड इनकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक होगा तो इनको ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं होगी, या ओस्मो रेगुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका बॉडी फ्लूइड और उनकी इन्वायरमेंट वो दोनों के अंदर वाटर एंड सॉल्ट लेवल क्या है? सेम है, सिमिलर है. दूसरे वो एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हम नाम देते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स. ओस्मो रेगुलेटर्स कौन से एनिमल्स हैं? ये वो एनिमल्स हैं कि जिनका बॉडी फ्लूइड इन्वायरमेंट से डिफरेंट होता है. तो जब इनका बॉडी फ्लूइड इन्वायरमेंट से डिफरेंट होगा तो इनको ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत होगी. इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन में मेंशन किया है, दोज एनिमल्स विच एक्टिवली एडजस्ट देयर बॉडी फ्लूइड
और ऑस्मोटिक स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वो एनिमल्स के जो अपने बॉडी फ्लूइड को अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं, दे आर नोन एज ओस्मो रेगुलेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब उसकी रीजन क्या है कि इनको ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है वो मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इनका बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट होती है। देयर बॉडी फ्लूइड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उनके बॉडी फ्लूइड के लिए हाइपोटोनिक भी हो सकती है, या कुछ एनिमल्स के लिए उनकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक भी हो सकती है, मीन सॉल्टी हो सकती है। हाइपोटोनिक में क्या होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें वाटर ज्यादा होगा एंड सॉल्ट लेवल कम होगा। तो अगर ये दो कंडीशन है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स प्रेजेंट होंगे, तो ऐसे एनिमल्स के जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो फिर रिलीज करेंगे वाटर को एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में रिलीज करेंगे ताकि अपनी बॉडी के बॉडी फ्लूइड को वो हाइपरटोनिक बना सके। हमने कहा ना ये स्टूडेंट्स कि ये अपने बॉडी फ्लूइड को डिफरेंट रखते हैं, अपने बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन को डिफरेंट रखते हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो ये अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या बनाएंगे, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक ये कब बना सकते हैं कि जब ये वाटर रिलीज करेंगे और सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? जबकि वो एनिमल्स कि जो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उन्होंने अगर अपना बॉडी फ्लूइड को हाइपोटोनिक बनाना होगा, और हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड को बनाने के लिए वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सॉल्ट स्क्रीट करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट वो स्क्रीट करेंगे अपनी बॉडी से, ताकि बॉडी के अंदर वाटर लेवल ज्यादा हो और सॉल्ट लेवल कम हो, जिसकी वजह से ऐसे एनिमल्स का बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होगी, हाइपरटोनिक। तो डिफरेंट कंडीशंस हो गई, डिफरेंट सोल्यूट एंड सॉल्ट लेवल हो गया। इसीलिए हमने यहां पर मेंशन किया कि ओस्मो रेगुलेटर अपना बॉडी फ्लूइड अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वेरी करते हैं, डिफरेंट रखते हैं, मेंटेन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये एक डिफरेंस है ओस्मो कन्फॉर्मर एंड ओस्मो रेगुलेटर्स में। जब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने डेफिनेशन बतानी है और इनके अंदर अडेप्टेशन मीन सेकंड पॉइंट जो है वो बताना है, कंडीशंस बतानी है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो स्टूडेंट एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। लाइक मैरीन इन्वायरमेंट की सबसे पहले अगर हम बात करें, मैरीन इन्वायरमेंट कौन सी है कि जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि मैरीन इन्वायरमेंट में कौन से ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, और ओस्मो रेगुलेटर जो कि मैंने वहां पर मेंशन किए, एंड ओस्मो कन्फॉर्मर्स कौन से हैं। ओस्मो कन्फॉर्मर्स जो मैरीन इन्वायरमेंट में होंगे, इट मीन कि इनका बॉडी फ्लूइड क्या होगा, आइसोटोनिक। इनका बॉडी फ्लूइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक होगा, मीन मैरीन इन्वायरमेंट सॉल्टी है तो इनका बॉडी फ्लूइड भी क्या होगा, सॉल्टी होगा। सो इनकी अगर हम एग्जांपल लें तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, दे आर ऑल ओस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑल इनवर्टिब्रेट्स विच आर लिविंग इन मैरीन इन्वायरमेंट आर ओस्मो कन्फॉर्मर। लाइक स्पॉन्जेस की अगर हम बात करें, स्पॉन्जेस मोस्टली जो है वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसी तरह से व्हेल की अगर हम बात करें, और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स हैं जो सी या ओशंस में रहते हैं, उनका बॉडी फ्लूइड उनकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक होता है। इसी तरह से अगर हम फिश में बात करें, वर्टिब्रेट्स में बात करें, तो वर्टिब्रेट्स में हैग फिश है, दूसरी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी थी व्हेल की, तो इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक होता है। ओके स्टूडेंट, तो क्योंकि इनका बॉडी फ्लूइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक है तो इनको ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती। यही हमने पॉइंट यहां पर डिस्कस किया। दे कीप देयर बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जब इनका बॉडी फ्लूइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक होगा तो इनको ओस्मो रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट वन, ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स का जो बॉडी फ्लूइड है
वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स कौन सा होगा? हाइपोटोनिक। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये यहां पर पहले ही मेंशन किया कि ओस्मो कन्फॉर्मर का बॉडी फ्लूइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो ओस्मो रेगुलेटर जो कि मैरीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मैरीन इन्वायरमेंट क्या होगी उनके लिए? हाइपरटोनिक। तो उससे उनका बॉडी फ्लूइड डिफरेंट कैसे होगा कि वो अपने बॉडी फ्लूइड को हाइपोटोनिक बनाएंगे। हाइपोटोनिक का मतलब लो सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड मोर वाटर। तो इनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है स्टूडेंट, जो हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए इन एनिमल्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, वो क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर जो मैक्सिमम सॉल्ट जो इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होता है वो इन्होंने एक तो रिमूव करना है, और ओस्मोसिस एक्सोस्मोसिस के प्रोसेस से जो वाटर एलिमिनेट हो रहा है इनकी बॉडी से उसको इन्होंने रिटेन करना होता है, कंजर्व करना होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट इनके अंदर क्या अडेप्टेशंस होती हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की, विच आर ओस्मो रेगुलेटर इन मैरीन एनवायरनमेंट। कार्टिलेजिनस फिशेस हम किन को कहते हैं? ऐसे फिशेस के जिनका स्केलेटन वो कार्टिलेज का बना होता है। ओके, दोज फिशेस दैट कंटेन कार्टिलेजिनस skeleton are known as cartilaginous fishes। अब ये cartilaginous fishes ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से करती हैं? जैसे अभी हमने यहां पर बात की कि ओस्मो रेगुलेटर को ओस्मो रेगुलेशन करना पड़ती है, तो इनको ओस्मो रेगुलेशन कैसे करेंगे? ये मीन कि इन्होंने अपना बॉडी फ्लूइड किस तरह से हाइपोटोनिक बनाना है वो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि ये स्क्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट। एक्स्ट्रा सॉल्ट जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट करते हैं वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन्स इनके बॉडी के कौन से? किडनी एंड गिल्स के थ्रू। मीन कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है थ्रू वाटर, उसको ये एक्सक्रीट आउट करते हैं एक्स्ट्रा सॉल्ट को किसके थ्रू? मोस्टली किडनीज के थ्रू एंड गिल्स के थ्रू। कुछ ऐसी भी स्टूडेंट कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं कि जो स्क्रीट करते हैं सॉल्ट थ्रू सॉल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स, कि जिनकी स्किन के ऊपर सॉल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज सॉल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स स्टूडेंट्स आर नोन एज रेक्टल ग्लैंड्स। सॉल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस की स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड टू स्क्रीट आउट एक्स्ट्रा सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। इस तरह के जो ग्लैंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट, जिसको हाईलाइट कर लीजिएगा। अब एक और चीज स्टूडेंट मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये वो फिशेस हैं कि जिनकी जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है, और इन्होंने उसी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ही ये सॉल्ट स्क्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब कि इनके बॉडी के अंदर सॉल्ट लेवल कम है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्ट लेवल ज्यादा है। ये फिर भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सॉल्ट को स्क्रीट करेंगे, मीन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ये सॉल्ट स्क्रीट करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, यहां पर मैंने मेंशन किया है, लिखा है कि ये जो दोनों प्रोसेसेस है कि किडनीज के थ्रू, गिल्स के थ्रू या रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू ये जो फिशेस सॉल्ट हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में स्क्रीट आउट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। एंड यू नो वेल कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी चाहिए होती है विच इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी जो अडेप्टेशन है इन फिशेस में, कुछ फिशेस ऐसी होती हैं कि जो अपनी बॉडी को आइसोटोनिक बनाने की कोशिश करती हैं या आइसोटोनिक रखते हैं। किस तरह से आइसोटोनिक रखते हैं कि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सॉल्ट नहीं लेते, बल्कि उनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस से जो सॉल्ट एज ए वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, वो उन्हीं वेस्ट सॉल्ट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, अपने ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड के अंदर
स्टोर कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि उनका बॉडी फ्लूइड और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों के अंदर जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो इट विल क्रिएट अ आइसोटोनिक कंडीशन। ओके स्टूडेंट, तो ये एनिमल्स, इनमें अब कौन सा सॉल्ट ये स्टोर करते हैं, सॉरी यूरिया ये स्टोर कर लेते हैं, विच इज एन मेटाबॉलिक सॉल्ट, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है यूरिया, उसको ये अपनी बॉडी के अंदर रिटेन कर लेते हैं। तो जब ये यूरिया अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करेंगे तो उससे इनका बॉडी फ्लूइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ब्लड, या इनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक हो जाएगा। और जब इनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक हो जाएगा तो वाटर इनकी बॉडी से लॉस नहीं हो सकेगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम वो ये है कि यूरिया टॉक्सिक होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये टॉक्सिक होता है, तो इन फिशेस के लिए भी ये टॉक्सिक होगा। तो स्टूडेंट इस टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक मटेरियल को मिनिमाइज करने के लिए या उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये इसके साथ एक और केमिकल स्टोर करते हैं विच इज नोन एज ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, लिख देता हूं, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसको हम एब्रिवेट करते हैं एज ए TMAO, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये लेस टॉक्सिक होता है, मॉडिफाइड फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की, एंड इट इज लेस टॉक्सिक देन यूरिया। तो ये यूरिया एनिमल्स को या फिशेस को यूरिया का जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है उससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके स्टूडेंट, अगेन मैं बता देता हूं यहां पर कि यूरिया की टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करने के लिए ये फिशेस क्या करती हैं कि यूरिया के साथ एक और केमिकल स्टोर कर लेती हैं विच इज नोन एज ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, जो कि यूरिया से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो फिशेस हैं जो मैरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं, दे आर एक्चुअली माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। इसलिए स्टूडेंट यहां पर हम इनको लिखते हैं या कहते हैं दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स, कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो फ्रेश वाटर में रहा करते थे, वहां से ये माइग्रेट कर कर आए और रहने लगे मैरीन इन्वायरमेंट में। दे आर डिसेंडेंट हम किनको कहते हैं, बाद में आने वाले को। तो ये इनके जो एंसेस्टर्स हैं जो पहले से थे, मीन इनके पेरेंट्स या फोरफादर, वो कहां पर रहा करते थे, फ्रेश वाटर में रहा करते थे, जो कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। तो जब ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट से मैरीन इन्वायरमेंट में आए, मीन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में आए, तो इनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ी कि इनकी बॉडी से कॉन्स्टेंटली वाटर लॉस होता गया। जब इन्होंने अपनी बॉडी से कॉन्स्टेंटली वाटर लॉस किया तो उसको मेंटेन करने के लिए, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए स्टूडेंट इनके अंदर क्या अडेप्टेशन होती है कि ये लार्ज अमाउंट में वाटर इनटेक करते हैं। दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में, या जो सॉल्टी वाटर होता है, जो मैरीन वाटर है, उसको ये इनटेक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और उसमें से मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इनके जो किडनीज होते हैं वो वाटर को रिटेन कर लेंगे फ्रॉम फिल्ट्रेट, और जो सॉल्ट होगा उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्क्रीट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इनको यहां पर इस तरह से मेंशन करना चाहें, सो स्टूडेंट्स, ये फिशेस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जब आती हैं, दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ये इनटेक करेंगे, और जब ये वाटर को इनटेक करते हैं तो इनके बॉडी के अंदर जो किडनीज होते हैं वो इस सॉल्टी वाटर में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे फिल्टर करने के बाद, और जो ये यूरिन प्रोड्यूस करेंगे या यूरिन जो ये स्क्रीट करते हैं उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इट मीन कि ये जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा और उसके अंदर वाटर लेवल कम होगा, वाटर की अमाउंट कम होगी और सॉल्ट का लेवल ज्यादा होगा। सो ये स्टूडेंट यहां तक जो ये हमने ओस्मो रेगुलेशन डिस्कस की है, इट इज अबाउट ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट।
नेक्स्ट वन इज ओस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमने अडेप्टेशन पढ़नी है, ओस्मोरेगुलेशन जो हमने पढ़नी है वो है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, ओस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज, ये मेथड, ये प्रोसेसेस कौन से हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो ओस्मो रेगुलेटर्स रहते हैं या इस इन्वायरमेंट में जो ग्रो करते हैं एनिमल्स, उनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ती है। एक्सेस वाटर एंटर इनटू द बॉडी, मीन फ्लडिंग ऑफ वाटर, कि एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है फॉर ओस्मो रेगुलेटर्स के लिए। तो एक्स्ट्रा वाटर जो इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, अब इन एनिमल्स ने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि इन एनिमल्स ने अपनी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना है। वाटर लेवल को किस तरह से मेंटेन करना है कि एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज करना है, और सॉल्ट को कंजर्व करना है। सॉल्ट को लॉस होने नहीं देना, सॉल्ट को कंजर्व करना है, ताकि इन्होंने अपनी बॉडी फ्लूइड को हाइपरटोनिक बनाना है, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के कंपैरेटिवली इन्होंने अपनी इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक बनाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट अमीबा की एंड पैरामेशियम की, जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहते हैं, यूनिसेलुलर है, एंड यू नो अबाउट अमीबा एंड पैरामेशियम। तो अमीबा एंड पैरामेशियम ये एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं स्टूडेंट, कि इनके सेल के अंदर, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, इनके सेल के अंदर स्पेशल एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है जो एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर स्क्रीट आउट करता है, विच इज नोन एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है कि जो सेल के अंदर एक्स्ट्रा वाटर एंटर होता है, ये उस एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करेगा साइटोप्लाज्म में से या सेल में से, और एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करने के बाद ये कंट्रैक्ट करेगा और कंट्रैक्ट करके एक्स्ट्रा वाटर को सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है, रिमूव कर देता है। ओके, तो ये इनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। दूसरे वर्टिब्रेट्स की अगर हम एग्जांपल लें, जिसमें फिशेस आती हैं जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में रहती हैं, इनके अंदर क्या अडेप्टेशन होती है, वाटर लेवल को किस तरह से मेंटेन करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले दे प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन क्या होगा कि जिसमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी एंड जो सोल्यूट है उसकी अमाउंट कम होगी। मिनिमम लॉस ऑफ सॉल्ट इन्होंने करना है और मैक्सिमम वाटर को एलिमिनेट करना है, जिसके लिए क्या प्रोड्यूस करेंगे, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। जबकि जो हमने हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में या मैरीन इन्वायरमेंट में बात की थी, वहां पर जो फिशेस हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। ओके, इसी तरह से ये ऐसा फूड इनटेक करते हैं स्टूडेंट, ये फिशेस के जिसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा हो, सॉल्टी फूड का इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्ट थोड़ा बहुत इनकी बॉडी से लॉस हो भी रहा है, ये उसको मेंटेन कर सके। थर्ड जो अडेप्टेशन स्टूडेंट इनके अंदर होती है वो कौन सी है, दे एब्जॉर्ब सॉल्ट। एक तो सॉल्टी फूड भी खा रहे हैं और दूसरी तरफ ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। जिस तरह से हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में कॉटिलिजिनस फिशेस सॉल्ट को स्क्रीट कर रहे थे, इस तरह से इन्होंने अपनी बॉडी फ्लूइड को हाइपरटोनिक बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, यूजुअली गिल्स के थ्रू करते हैं या स्किन के थ्रू ये सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, ये सारे प्रोसेस मीन के एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट इन्होंने करनी है। तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट ऑलरेडी इनका बॉडी फ्लूइड क्या है, हाइपरटोनिक है, तो उसमें ये फर्दर सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जब ये फर्दर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, मीन बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, और इनसाइड द बॉडी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो स्टूडेंट इन्होंने हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से वाटर को एब्जॉर्ब, सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑलरेडी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, उसमें से ये फिर सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे
मीन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्ट की मूवमेंट होगी। तो वो जो मूवमेंट होगी सॉल्ट की, वो किसके थ्रू होगी, किस प्रोसेस के थ्रू होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए अगेन इनको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगी, जो कि कौन प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन से हैं, कौन से मॉलिक्यूल है, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वन, थर्ड इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट कौन सी है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है। स्टूडेंट, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स या प्लांट्स है, जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको मेन चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ वाटर। इनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ती है कि इनकी बॉडी से वाटर लॉस होता है थ्रू एवेपोरेशन। जो प्रॉब्लम इनको स्टूडेंट फेस करना पड़ती है वो क्या है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू एवेपोरेशन। जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी से वाटर जो लॉस होता है वो एवेपोरेशन के प्रोसेस से होता है। तो इसके लिए जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी में क्या अडेप्टेशन होती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल लें तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंसेक्ट की। इंसेक्ट वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, इन्होंने वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है। तो वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए स्टूडेंट इंसेक्ट के अंदर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। और आप जानते हैं कि लिपिड्स या वैक्सीज क्या होती हैं, दे आर इम्परमिएबल टू वाटर। इनसे वाटर जो है वो पास नहीं कर सकता। तो एक्सोस्केलेटन ऑलरेडी बॉडी से बाहर प्रेजेंट है और उसके ऊपर वैक्स की लेयर जो प्रेजेंट है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है इन इंसेक्ट। ठीक है, तो ये इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल। दूसरे अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर मल्टी लेयर्ड स्किन जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। अब स्किन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं कि जिसकी वजह से स्किन जो है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। एक चीज तो ये कि स्किन इज कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड डेड सेल। स्किन के अंदर, हमारी स्किन के अंदर मल्टी लेयर्ड डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। दूसरा स्टूडेंट एक और पॉइंट कि ये जो सेल हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं स्किन में, दे आर केराटिनाइज्ड सेल एंड केराटिन इज अ प्रोटीन व्हिच इज इम्परमिएबल टू वाटर। यही केराटिन हेयर में प्रेजेंट होती है, वूल में प्रेजेंट होती है एनिमल्स के। तो ये जो केराटिन प्रेजेंट है हेयर के अंदर, ये फर्दर लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करती है, प्रिवेंट करती है। एक और पॉइंट स्टूडेंट कि ये वाटर लॉस को या अपनी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या करते हैं कि ये ऐसी फूड खाते हैं कि जिसके अंदर वाटर लेवल ज्यादा हो। ओके स्टूडेंट, दे ईट, सॉरी यहां पर ईट आना है, दे ईट मॉइस्ट फूड। ऐसी फूड खाते हैं कि जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा हो, और वो वाटर कंटेंट जब ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इनकी बॉडी के अंदर वो वाटर एब्जॉर्ब होगा और इनकी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज होगा या उसको मेंटेन किया जाएगा। ये सेकंड अडेप्टेशन है वर्टिब्रेट्स में। इसके अलावा कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर मेटाबॉलिक अडेप्टेशन भी होती है एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन भी होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू भी वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं और कुछ उनका बिहेवियर इस तरह का होता है कि जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैंगरू रैट की, कैंगरू रैट एक स्पेशल रैट की टाइप है, स्पीशी है, जो कि ऐसी फूड खाते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्ब्स मीन कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जब मेटाबॉलिज्म होगी, जब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी या सेलुलर रेस्पिरेशन होगी स्टूडेंट, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये रिलीज कर देंगे, लेकिन जो वाटर, मेटाबॉलिक वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसको अपनी बॉडी के अंदर और सेल के अंदर रिटेन रखेंगे। तो ये एक अडेप्टेशन है, कौन सी, मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। अगेन मैं इस पॉइंट को रिवाइज करता हूं
कि ये कैंगरू रैट या और भी दूसरे एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं, ये क्या करते हैं कि ऐसे प्लांट के सीड खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं कि जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। क्यों कार्बोहाइड्रेट वाले सीड ये क्यों खाते हैं? क्योंकि जब उनकी डाइजेशन होगी कार्बोहाइड्रेट की तो उससे वाटर प्रोड्यूस होगा और वो वाटर ये फिर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा एनिमल्स की बॉडी के अंदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं जो वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं या कंजर्व करते हैं, जिसमें कौन से हैं? किडनीज हैं स्टूडेंट। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनके जो किडनीज होते हैं ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। किस तरह से एफिशिएंट होते हैं कि ये अपने किडनीज के थ्रू मैक्सिमम जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन में मैक्सिमम सॉल्ट, मैक्सिमम जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एक्सक्रीट होगा, लेकिन वाटर कंजर्व रहेगा इनकी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पॉइंट के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डिहाइड्रेशन की कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं। तो एबिलिटी ऑफ एनिमल्स और एबिलिटी इन एनिमल्स टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन और डिफरेंट ड्यूरेशन इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आप लोगों ने ये याद करना है। लाइक कैमल है, कैमल जो कि डेजर्ट में वो रहता है और कई दिनों तक वो पानी नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर एक तो वो स्टोर कर लेता है और दूसरा उसके अंदर डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन है उसको टॉलरेट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन को टॉलरेट करने की एबिलिटी डिफरेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रोबायोसिस। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर को ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स इसको हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, इख्तिताम करते हैं इस टॉपिक का। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।